सो मेरी एंड वॉइस आ रही है सभी को? जस्ट लेट मी दो। और प्लीज इन्फॉर्म इन द ग्रुप जो आपका है उस पर एक बार मैसेज कर दो दैट द क्लास स्टार्टेड। ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है और इसका थोड़ा सा अप्रोच मैं बता दूंगा इस प्रोग्राम में, हाउ वी विल प्रोसीड और आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? प्लीज लेट मी नो, वॉइस आ रही है? कोई क्लैरिटी है? यू ऑल कैन सी मी? जस्ट लेट मी नो। एक बार ग्रुप में सब लोग मैसेज कर दो। तो ग्रुप है आप लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम का, उस पर एक बार मैसेज कर दो। ठीक है। ठीक है। तो ये पहली चीज देखो, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हम इस प्रोग्राम के अंदर थीम वाइज प्रोसीड करेंगे, है ना। अगर आप देखोगे, जैसे आज जो थीम है, मैंने पेपर वन की, जीएस पेपर वन की वर्ड हिस्ट्री की थीम ली है। अब वर्ड हिस्ट्री की जो थीम है, इसमें अगर आप डेप्थ में जाओगे, अगर कोई ऑप्शनल लेवल की पढ़ाई किया है तो उसको तो ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑप्शनल में पढ़ेगा तो ही कैन मैनेज थिंग्स। उसके लिए उतने इश्यूज नहीं आएंगे। इश्यूज किसको आएंगे? जिन्होंने हिस्ट्री अगर पढ़ी भी है तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, और या फिर जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही वी कैन से कि मतलब ज़्यादा कभी इतना पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, ये चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको एक तो किताब कौन सी पढ़नी है। ठीक है। तो यहाँ पे वो किताब क्या है, कुछ टॉपिक्स आपसे बताऊंगा कि किन किन एरियाज को आपको मैं लिस्टिंग थोड़ा सा करवा दूंगा कि इन इन एरियाज को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी, जैसे इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आप एक बार 3 दिन का आपके पास टाइम होगा, 3-4 दिन जो नेक्स्ट क्लास है उसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम को आपको यूज करना है और उस एनसीईआरटी को भले समझ आए ना आए, एक बार पूरी की पूरी रीड कर लेनी है। ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या देखना है कि ये जो है आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो अर्जुन देव वाली पढ़नी है। ठीक है। इसकी किताब भी आती है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो वो ग्रुप में मतलब इसी में मैं पीडीएफ चाहो तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप सर्च कर लेना अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी है वो आपकी आती है। ठीक है। अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी आपकी आती है। और ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को आपको अच्छे तरीके से जितनी बार चाहो उतनी बार आपको पढ़ना है। ये ध्यान में रखना। एक बार मुझे देखने दो, अगर होगी मिस तो मैं आपको अभी इसमें अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा आप सर्च करोगे, यू विल फाइंड अर्जुन देव की आती है। ठीक है। एक अलग से बुक भी निकालते हैं ये लोग, है ना, ओरिएंट ब्लैक शॉन। इस पब्लिकेशन की अमेजोन में अभी मैंने चेक किया अवेलेबल है। तो एक तो इन्होंने क्या, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी है तो अवेलेबल नहीं रहती है कई बार, वो किताब खरीद लेना। इसमें लेट 19th सेंचुरी से लेके सेंचुरी जो आपके सिलेबस में है, अर्ली अर्ली 20th सेंचुरी तक का है। ठीक है। इसको नोट कर लो। किताब का नाम क्या है? ओरिएंट ब्लैक सॉन, मतलब ओरिएंट ब्लैक सॉन की पब्लिकेशन। तो एनसीईआरटी को उन्होंने किताब के फॉर्म में कर दिया, जो ओल्ड एनसीईआरटी जो थी उनको इन्होंने किताब के फॉर्म में कर लिया। ठीक है। तो आप उसको बाय कर सकते हो। एक ही चीज बाय करना, या तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी उसी की टू द कॉपी वो किताब है, या तो डायरेक्ट इस किताब को बाय कर लेना। ओरिएंट ब्लैक सॉन की अमेजन के अंदर आपको मिल जाएगी, या जो भी आप जिससे भी ऑनलाइन बाय करते हो वहां से अवेलेबल होगी। अर्जुन देव की बुक है, अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव। ठीक है। याद है? क्लियर है? सोर्स क्लियर है सभी को? सभी को सोर्स क्लियर है? ठीक है। सभी को सोर्स क्लियर है एवरीवन? एक बार सभी लोग बता दो सोर्स क्लियर है जो मैंने आपको हाईलाइट किया। आई होप ये सोर्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। हाँ। अब देखो इसमें क्या है, अब कुछ चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या है, वर्ड हिस्ट्री की थीम है।
वर्ड हिस्ट्री में इफ दे वांट टू आस्क दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो पूरी ऑप्शनल लेवल की पढ़नी है, उस ऊपर तक नहीं जाना है, ठीक। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ऑप्शनल उठा के बैठ जाओ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अपने दिमाग में ये बिठाकर चलना है, आपको अपने दिमाग में बिठा के चलना है कि इस किताब को पढ़कर, अभी मैं टॉपिक्स भी लिस्टिंग करूंगा आपसे, इस किताब को पढ़कर मुझे जितना ज्ञान होगा उसी बेसिस पर ही यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्लास, ठीक है, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, अपने सोर्सेस को लिमिट करना है। कोई कह दे ये किताब पढ़ लो, कोई कहेगा वो किताब पढ़ लो, 5-10 किताबें गिना दे, ये टीचर के नोट्स पढ़ लो, ये कुछ नहीं। किताब है, इस किताब को पढ़ो, एक टाइम ड्यूरेशन रखो कि 1 हफ्ते का टाइम मैं अपने आप को देता हूँ, ये देती हूँ, और इस पूरी किताब को एकदम से आपको एक रीडिंग विद इन 1 वीक आपको कवर कर लेनी है। ये मन में बताना है, ठीक है। ये चीजें, जो जो चीजें मैं बोलूँ उनको आप कर लेना। अगर आपको 400 नंबर से कम हो जाए तो आप बताना। आपकी राइटिंग स्किल ऑल दो मैटर बहुत ज़्यादा करती है, अगर आप राइटिंग स्किल पे काम नहीं किए हो तब तो फिर अलग कहानी है। लेकिन नॉलेज की जहाँ तक बात है, सोर्स आपको वर्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ यही फॉलो करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की एक बहुत मोटी किताब आती है, वो मैं करवाऊंगा अभी कोर्स के माध्यम से। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी और इन सबको अभी कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक सभी को क्लैरिटी रखनी है। पहली चीज कि सिंगल सोर्स आपको फॉलो करना है। कहीं कोई अगर ऑफ द टॉपिक कोई क्वेश्चन भी दिखता है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करके कोई इतना मतलब पॉसिबल नहीं होगा आपको ऐसे चीजों को कि आप सब कुछ करके बैठ जाओ। पॉसिबल नहीं है, सब कुछ करके जाओगे फिर भी उससे बाहर कुछ आ जाएगा। तो एक सोर्स फॉलो करना, सिंगल सोर्स, उसको 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, जितनी बार आपको लगता पढ़ो, है ना। अब आपने क्या किया, आज आपने बुक बाय की, बुक बाय करने के बाद आपने परसों से पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते ही नोट्स नहीं बनाने हैं, पढ़ते ही नोट्स नहीं बनाने, कम से कम 3 रीडिंग करो। और जो भी नोट्स आप बनाओगे उसको, जैसे जब आप किताब पढ़ते हो, एक रीडिंग करो, किताब पढ़ते हो, हाइलाइटर यूज करो, स्टिकी नोट्स यूज करो, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। और मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, मेजर इवेंट्स पे, इवेंट्स पे, ठीक है। जो मेजर इवेंट्स हैं उनके फैक्टर्स, और है ना, या कोई ऐसी चीज हो रही है जिसका इम्पैक्ट इंडिया के साथ हो सकता है, उन चीजों को मन में बैठा के रखना है। देखो, क्योंकि देखो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई इवेंट चल रहा है तो भारत भी विश्व का ही हिस्सा है। तो आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी हुई है तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अगर विश्व में कम्युनिज्म फैल रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत में कैसे पड़ेगा, इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे कैसे पड़ेगा। ये स्थिति आपको लानी है। मतलब क्या है कि एक तो क्रोनोलॉजी तो पता ही होनी चाहिए, दूसरी जब आप मल्टीपल टाइम पढ़ते हो तो उसको इंडियन कंटेक्स्ट में भी लिंक करना आपको आना चाहिए। ये एक बार में नहीं आएगा। जब आपने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ ली है, जैसे मैं बुक सीरीज में आप लोग को अभी लक्ष्मीकांत का कवर कराऊंगा, अब कल से हमारे वीडियोस आने लग जाएंगे बुक सीरीज में भी। तो लक्ष्मीकांत चल रहा, फिर स्पेक्ट्रम और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स पढ़ोगे उस समय मन में बिठाकर चलो कि यार भारत में उस समय क्या चल रहा है। वो आप मॉडर्न इंडिया या जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसके माध्यम से आपको आइडिया रहेगा। इंडिया में अगर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है तो वर्ल्ड में अगर उस समय पे एक्स इवेंट चल रहा है तो यहाँ पे क्या इवेंट आपका चलेगा, इंडियन कंटेक्स्ट में वो इवेंट क्या होगा, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज क्या देखनी है, पहला मैंने आपको क्या बताया कि एनसीआर जो किताब मैंने अब लिखवा दी उसको बाय कर लो, ठीक है। एटलीस्ट 3 रीडिंग करो। जब रीडिंग करो तो उसमें आपको क्या करना, हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर यूज करने के बाद और स्टिकी नोट्स यूज करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, साइनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। साइनॉप्सिस में इंपॉर्टेंट चीजों को आपको मेंशन करना है। पूरी किताब किताब कॉपी नहीं कर लेना नोट्स में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरी की पूरी किताब कॉपी नहीं करनी है। साइनॉप्सिस जब बनाओगे इवेंट्स पे फोकस करना है, क्रोनोलॉजी पे फोकस करना है, वो ध्यान में रखना है। कोई किसी का एक मेजर रोल है, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज है, कुछ इस टाइप से इन चीजों पे फोकस करना है। और वो तभी होगा जब यू हैव रेड मल्टीपल टाइम्स, आपने जब थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बाद आपको ये बनाना है। एक और चीज याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने वर्ड हिस्ट्री ली, वर्ड हिस्ट्री अगर आपने उठाई तो आप 15 दिन इसी को लेकर चल रहे हो। एक रीडिंग करो, एक 3 दिन का टाइम लो, इसको 3-4 दिन के अंदर रीड करो। फिर दिन में एक सवा घंटा आप एक टाइम मार्क कर लो, लगभग, है ना, कोशिश करो, है ना, 1 वीक 2 वीक्स के अंदर एक सवा घंटा का टाइम मार्क करके और साथ साथ में साइनॉप्सिस बनाओ, ठीक है। ये करके चल रहा है, मतलब एक समय मार्क कर लिया कि इस दिन मैं अपने वर्ड हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है इसके बाद नोट्स बनाऊंगा। रादर देन आप ये करो कि
मैं सब कुछ छोड़ के खाली वर्ड हिस्ट्री के नोट्स बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। 1-1.5 घंटे का टाइम, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा चीजें अगर आप करोगे दिमाग में ज्यादा जाएगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप ये सोचोगे मैं 2 दिन के अंदर पूरे नोट्स बना दूंगा या पूरी कॉपी किताब पूरी कॉपी कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो आपने क्या किया, मान लो आप मंडे को आपने ट्राई किया कि ठीक है, मंडे को आपने 1.5 आवर्स जो है आपने मार्क किया, मैंने पढ़ा। अब ट्यूसडे जो समय आएगा 5 मिनट में बस जो मंडे को पढ़ा है उसको फिर जो है थोड़ा सा रीड कर लो और फिर नेक्स्ट नोट्स बनाओ। फिर वेनसडे को क्या करना है कि मंडे ट्यूसडे में जो नोट्स बने हैं उनको फटाफट एक रीड मार लो, 5-10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि नया नया आपने पढ़ा है, नया नया आपने नोट्स बनाए हैं, तो ज्यादा समय तक बॉडी मतलब अगर उसको एक बार तुरंत रिवाइज कर लोगे तो बहुत जल्दी दिमाग में रिटेन होगा। आप आगे जब जाओगे तो पुराने इवेंट से आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो जो बात मैं बोलूँ उसको बहुत ही सीरियसली लेके और आप प्लीज इसको फॉलो करना, ठीक है। रादर देन आप एक्सपेरिमेंट करो, अपने कंफर्ट जोन में जाओ, जो जो चीजें मैंने आपको बोली वो आपको करना है। समझ में आया सभी को? सब लोग वाइट टाइप कर दो एक बार, सभी लोग वाइट टाइप कर दो। ठीक है। अब अभी जैसे एक चीज बस याद रखना है, हाँ, तो एक चीज मैंने आपको क्या बताया, सोर्स, सोर्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपको रीडिंग कितनी बार करनी है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया साइनॉप्सिस कब बनाना है। चौथा मैंने बताया कि साइनॉप्सिस बनाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। साइनॉप्सिस को बनाने का जो प्रोसेस क्या है, साइनॉप्सिस को बनाने का प्रोसेस क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो भी टाइम आप मार्क करो, और उसमें समय मार्क करके 1.5 घंटे का समय, उस समय वर्ड हिस्ट्री ही पढ़ो। अगले दिन पुराना जो पढ़ा है उसको एक 5-10 मिनट का टाइम दो, रीड कर लो फटाफट, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। ऐसे प्रोसीड करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना, मैं टाइमलाइन को मार्क करना कि मैं 15 दिन से ज्यादा मुझे इसको नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप 4 महीना यही कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए पहली बार 3 रीडिंग करो, दो है ना, 3 रीडिंग करने, 3 बार रीडिंग करने का प्रयास करो, विद इन 1 वीक के अंदर इसको खत्म करो। फिर ये नोट्स बनाना शुरू करो। ये जरूरी, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। किताबें मतलब साइनॉप्सिस अगर आपने नहीं बनाया तो फिर दिक्कत हो, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ आपके ऐसे एरियाज होंगे, ये चीज ध्यान में रखना, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिन एरियाज में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इस किताब में नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। देखो हिस्ट्री जो होती है हम लोग का, जैसे मान लो 2013 से आपको क्या करना, 2013 से लेके 23 तक के जो पेपर्स हैं आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी का भी बाय करना। सॉल्यूशंस, मेंस का सॉल्यूशन बाय करो, ठीक है। मेंस का सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, ये जो मेंस के सॉल्यूशन की किताब आप बाय करोगे, उस किताब में हिस्ट्री के भी, वर्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे। अब आपको क्या करना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं उसी किताब से रीड करो। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई इवेंट पे यूपीएससी फोकस करना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर होंगे। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वहां पे इंटरनेट का यूज कर सकते हो, बट आपको लिमिट करना है, ठीक है। तो मान लो कुछ नया टॉपिक दिखता है, आपको लगता है यार ये जो है इस किताब में नहीं है, तो आपको उसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है, वो ये क्या है, 2013 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस वर्ड हिस्ट्री के हैं उसको गो थ्रू हो जाना है, उसके सॉल्यूशंस को रीड करना है। तो आप देखो अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी लेकर चलो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स हो गए आपके वर्ड हिस्ट्री के, ठीक है। अब ये जो वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, तो एक तो आपने जो किताब बताई है उसको पढ़ा, मतलब जो बुक बताई है उसको पढ़ा। दूसरा आपने लास्ट ईयर के मेंस के लास्ट ईयर के मेंस के पीआईक्यूज पे फोकस किया। ये 2 चीजें आपने कर ली। अब तीसरी चीज क्या करना है कि आपको इसको इंटरकनेक्ट करना सीखना है। सोचने का इंटरकनेक्ट किससे, इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करना। मतलब जैसे मान लो, बस थोड़ा ये तब आप कर पाओगे अगर आपने बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ा है, समझा है, दूसरे एरियाज को, ठीक है। तो जैसे स्वदेशी मूव में गांधी जी आए तो वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था, इस टाइप का थोड़ा सा कनेक्शन माइंड के अंदर रखना है। अगर आप कनेक्शन माइंड के अंदर नहीं रखोगे तो फिर आपको मतलब यू माइट बी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो क्योंकि फिर आप इंटरकनेक्ट करना, अगर आपको टॉपिक को नहीं आता है तो फिर
मे बी आपको जो है जो आप एग्जाम हॉल में करोगे तो इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको साथ साथ में करनी है। इसका स्टेजेस है, एकदम से पहले दिन से ही नहीं करना है। जब आप अपने साइनॉप्सिस बना लोगे ना और उसको 8-10 बार मतलब बार बार पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो इंटरकनेक्शन की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तीसरा चीज आपको क्या, इंटरकनेक्शन पे फोकस भी, टॉपिक को इंटरकनेक्ट करना। अब कैसे, आप ये भी कर सकते हो जैसे अपने सिलेबस को रखो सामने। सिलेबस में मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ, सिलेबस के किसी टॉपिक से आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करो। कि जब मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, विश्व में चीजें चल रही थी तो कैसी थी, तो इकोनॉमी से लिंक करना पे सीखो। भारत में रेलवे आया तो क्यों आया, विश्व में ऐसा क्या आया कि भारत में रेलवे आ गया, इस टाइप की चीजें। समझ रहे हो कि जैसे विश्व में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इंडिया में भी रेलवे आ गया। अगर विश्व की इकोनॉमी में कुछ हो रहा है तो भारत में एग्रीकल्चर कैसे अफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्शन ये किताब में नहीं होगा उसमें, लेकिन ये चीज आपके माइंड में आपको डेवलप करना है। और ये कैसे होगा, जब आप बार बार चीजों को, इफ यू आर रीडिंग इट कंटिन्यूस बेसिस में, जब आप उन चीजों को बार बार रीडते हो, मतलब रीड करते हो, और उसके बाद आप उसके बारे में सोचते भी हो। आप क्या करते हो कि हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये हो गया कि आपने किताब पढ़ ली। आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ाई का मतलब ये भी है कि आप कितना उसमें चिंतन करते हो, कितना समय आप दे रहे हो उसके बारे में सोचने में, वो भी आपको देखना है। तो थोड़ा सा फोकस क्या होना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन लाइक जो आप थोड़ा सा एनालाइज करके चिंतन भी थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है, ऐसा भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें डिटेल में दूं, धीरे धीरे चीजें आप करते रहोगे, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूं। जैसे इसमें यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स आपके दे रखे हैं और इनको आपको रीड करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी साइनॉप्सिस अपने बना रखे हैं, मैं कोई कोर्स भी लेकर आऊंगा धीरे से, बट आप जब किताब पढ़ लोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अगर है ना, ये मेरे जब मैं तैयारी कर रहा था तो देखो नोट्स है, ये प्रॉपर पूरे साइनॉप्सिस हैं, बट इनको आपको समझना आसान नहीं होगा। ठीक है, कि पूरे पूरी किताब के साइनॉप्सिस ऐसे बना रखे हैं। तो अगर आप मुझे 2 घंटे भी टाइम दोगे तो मैं पूरा का पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज कर लूंगा और आपको पढ़ा भी दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा प्लान नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके, बट ये चीज मैं आपको यहाँ भी कवर कराऊंगा, वीडियो मतलब कोर्स एक अलग से क्रिएट करके यहाँ भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो परेशान नहीं होना है, बट खुद से पढ़ो पहले, फिर पहले खुद से पढ़ो। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स आप याद रखना, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये टॉपिक्स माइंड के अंदर रखने हैं कि अच्छा, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ वो किताब में भी उसी फॉर्मेट में चीजें दे रखी है, तो उसको रीड करने का आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। जैसे अगर आप चैप्टर देखोगे, द वर्ल्ड फ्रॉम द 1890s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक ड्यूरेशन है। और इसमें जैसे वर्ल्ड फ्रॉम द 1890s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो 1914-50s में जो वर्ल्ड वॉर आया था उससे पहले 1890 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, उसमें क्या क्या हुआ, इसमें सब कुछ दे रखा है। कि जैसे यूरोप में कन्फ्लिक्ट यूरोप में हुआ, ये चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, जैसे अलग अलग जगह पे, तो जर्मनी, इटली, पोर्टुगल, स्पेन, यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब आपको ये देखना है कि इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में मत चले जाना। जैसे मैंने जब नोट्स बनाए तो कैसे किया, जैसे जर्मनी है तो जर्मन्स ईस्ट अफ्रीका में पहुंचे, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, कैमरून में, उसके बाद इटली, लिबिया, सोमालीलैंड, क्योंकि क्या हो रहा था कि अलग अलग देश थे, यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो सब जगह जाके वो रॉ मटेरियल के लिए, मार्केट के लिए कैप्चर करना शुरू कर दिए, लेबर भी उनको चाहिए थे, तो हर जगह पे आके वो कैप्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। कौन कहाँ पे आया, इस पे आप मैप भी ड्रॉ, वर्ल्ड हिस्ट्री को मैप से बहुत अच्छा पढ़ा जाता है। वैसे मैंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई थी वो क्या अपनाई थी कि जो भी चैप्टर्स को बहुत बार पढ़ने के बाद फिर वर्ल्ड मैप, जो मैप्स होते हैं ना वर्ल्ड नॉर्मल, उसमें ना इवेंट्स मार्क कर दिया कि जैसे एक मैप लिया उसमें अच्छा 1850 इसमें ये, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को मैप के माध्यम से भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। बट आपको अभी दिक्कत होगी करने में, अगर मैंने कोर्स लॉन्च किया जल्द तो उसमें मैं मैप के थ्रू आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, तो आपके लिए आसान होगी। लेकिन अभी नहीं, अब मतलब बस आपको उसमें मैप बने हुए किताब में, तो उसके जो चीजें मेंशन है उस पर फोकस आपको करना है। दूसरा देखो यहाँ पे विद इन कन्फ्लिक्ट जो यूरोप के अंदर आया, अलायंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब इसमें दे रखा है। फिर कई मूवमेंट्स आए, जैसे ये आपको फोकस आना है कि सोशलिस्टिक मूवमेंट्स किस तरीके से डेवलप हुए,
कोलोनियलिज्म, मिलिटराइजेशन, वॉर, फिर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का दे रखा है कि यूएस जापान के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट्स आपके हुए, जापान में क्या चीजें हुई, जापान के अंदर क्या डेवलपमेंट्स आपके हुए, ठीक है। उसके बाद जापान में ऐसा क्या हुआ कि वो यूरोप के रास्ते चलने लग गया, ये सब इसमें दे रखी है। एशिया के अंदर जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स हैं वो कैसे हुए, फिर कई जो रेजिस्टेंस अफ्रीका के अंदर शुरू हुए कॉलोनियल रूल के खिलाफ, वो कैसे रेजिस्टेंस थे, फिर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे, इसका स्कोप क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। फिर वॉर का स्प्रेड यूरोप के बाहर कैसे हुआ, पॉलिसीज दे रखी जैसे द पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड, फिर उसके बाद एंड ऑफ वॉर, फिर रशियन रिवोल्यूशन पे दे रखा है। रशियन रिवोल्यूशन में आपको अक्टूबर रिवोल्यूशन, ये ध्यान में रखना, रशियन रिवोल्यूशन में एक आपको अक्टूबर रिवोल्यूशन और फेब्रुवरी रिवोल्यूशन, इस पे फोकस करना है, ठीक है। अक्टूबर रिवोल्यूशन और फेब्रुवरी रिवोल्यूशन, तो अक्टूबर रिवोल्यूशन और फेब्रुवरी रिवोल्यूशन ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों के बारे में। तो अब रशिया का जो रिवोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडिया होना चाहिए कि रशियन रिवोल्यूशन हुआ उस समय क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, और ये दो रिवोल्यूशन के बारे में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके दूसरे एरिया में आ जाओ जहां पे आपका दोनों वर्ल्ड वॉर हुआ उससे पहले का बीच में क्या क्या हुआ, तो ट्रीटीज आई, उससे डिक्टेटेड पीस का कंसेप्ट है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल का कंसेप्ट है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रीटीज अलग अलग साइन हुई, यूनाइटेड नेशन लीग्स के बारे में है, यूएस में क्या डेवलप हुआ, न्यू डील का कंसेप्ट है ना, फिर आपका रशियन रिवोल्यूशन, यूएसएसआर के बारे में बात हुई, है ना। तो ये सब चीजें भी मतलब ठीक है। तो यूएसएसआर और जापान दोनों वॉर में उनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ये होना चाहिए। फिर उसका जापान में डेवलपमेंट्स क्या है कि देखो इसमें जो हाईलाइटेड है कि अलग अलग जो एरियाज हैं उन एरियाज में जो अलग अलग रीजन्स हैं वहां बेसिकली डेवलपमेंट्स क्या हुए, ठीक है, डेवलपमेंट्स क्या हुए। तो वो जो डेवलपमेंट्स आपके क्या हुए वो ध्यान में आपको रखना है कि क्योंकि फिर वही फैक्टर्स वॉर के बन गए। जापान में क्या हुआ, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स हैं वॉर में जो इन्वॉल्व थे, तो उनमें क्या डेवलपमेंट्स हुआ जिसकी वजह से वॉर की स्थिति बनी। तो यहाँ चाहे फिर एशिया में हुआ, एशिया में इंडिया में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, चाइना में मे 4th मूवमेंट आपको याद रखना, मे 4th मूवमेंट एक नाम था, कोरिया में, फिलीपींस में, थोड़ा थोड़ा आइडिया। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ अगर आप में से कोई करना चाहे तो इसमें हम लोग, मैंने जो स्ट्रेटजी मैपिंग को लेके की थी वो यही थी कि मैप सामने रख के और उसमें मार्क कर दिया कि अच्छा मेजर चीज जैसे मान लो चाइना मे 4th रिवोल्यूशन, ठीक है, ऐसे कर दिया, कोरिया कोई इवेंट हुआ थोड़ा सा ऐसा मार्क कर दिया। तो जब पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है उसमें जो मार्केट में मिलता नहीं है वर्ल्ड मैप, मार्केट में खरीद लोगे ना प्लेन सा मैप आता है खाली वो आउटलाइन बने होते हैं, तो वहीं पे ऐसे पेन से ऐसे करके ऊपर डेट डाल दी कि बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये मैप कर दिया। अब उसी में मार्क कर दिया कोरिया में ये हुआ, जापान में ये हुआ, ऐसे क्या, फिर सारे इवेंट का पिक्चर मेरे माइंड में आ जाएगा, सबको मैं इंटरकनेक्ट कर लूंगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके होते हैं रिवीजन के लिए भी, टॉपिक को इंटरकनेक्ट करने का तरीका है ना। इवन आप है ना, तो यहाँ पे आपको पूरा पिक्चर आ जाएगा, अच्छा कोरिया में, जापान में, यूरोप में ये चीजें हुई। जब आपको आइडिया है कि ये चीजें हुई तो आप इजिली अपने उस पर रीच कर सकते हो आंसर तक, मतलब आपका जो हॉरिजॉन है सोचने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। श्रीलंका में डेवलपमेंट, बर्मा में डेवलपमेंट। अब इसमें देखो बहुत कंट्री स्पेसिफिक मत जाना, किताब में दे रखा कंट्री स्पेसिफिक, बहुत कंट्री के मतलब जैसे पैलेस्तीन है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, इजराइल पैलेस्तीन का जो इशू है। फिर अफ्रीका में कई इसमें कंट्रीज दे रखे हैं, उनमें क्या क्या, तो जो इस टाइप का मतलब आपको क्या करना है कि जैसे अफ्रीका है या एशिया में मेजर पिक्चर लेना है, और कोई मेजर जो रोल है ना सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें आपको याद भी नहीं रहेंगी, तो उसमें इतना टाइम लगाने का भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तब तो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आप पढ़ोगे, जो भी चीजें आप कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो इवेंट्स है अलग अलग देशों में उस पर आपकी नजर बनी रहे। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो एक यूरोप में जो डेवलपमेंट है उस पर भी आपको फोकस रखना है। यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट है, जैसे यूरोप में आपका 1919 से 1923 में क्या हुआ, फासिज्म इटली में कैसे डेवलप हुआ, यूरोप 1924 से 1936 में क्या हुआ। अब इसमें आप क्रोनोलॉजी डेवलप कर सकते हो, क्रोनोलॉजी डेवलप कि यूरोप है
यूरोप में इस समय क्या हुआ। तो पहले तो आपको क्रोनोलॉजी है, और जब अगर आपको क्रोनोलॉजी का आइडिया है, उसमें मेजर मेजर चीजें क्या हुई हैं उसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। जैसे जैसे बार बार धीरे धीरे रीड करोगे तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा। फिर जैसे इसमें लीग ऑफ नेशंस ये देखना, फिर उस समय जो पॉलिसी थी एग्रेशन एंड अपीजमेंट की, वो फोकस करना है आपको। ठीक है, इसमें बर्लिन रोम एक्सिस है, एंटी कॉम्पिटिटम पैक्ट के बारे में हाईलाइट किया है। ठीक है, दैट इज रोम एक्सिस एंड एंटी कॉमेंटन पैक्ट। ठीक है, अभी देखो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ना एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। और ये टॉपिक्स हाईलाइटेड है, ब्लैक ब्लैक में हाईलाइटेड है, जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, जो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना, इन पे फोकस रखना है। जैसे एक कंसेप्ट है ड्रेस रिहर्सल ऑफ वॉर। तो ड्रेस रिहर्सल ऑफ वॉर कब हुआ था? ऐसे, जब मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये शब्द का जो चयन है वो किया गया। फिर कई चीजें हैं, म्यूनिक पैक्ट के बारे में। ठीक है, म्यूनिक पैक्ट का जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा वॉर की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या फैक्टर्स थे, है ना, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे जब किया। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आता है, मतलब आता है, दैट इज अटलांटिक चार्टर के बारे में। फिर ग्लोबल वॉर है, कैसे कैसे ये स्प्रेड हुआ अलग अलग जगह पे, है ना, ये आपका पूरा मेंशन्ड है इसमें। और मूवमेंट्स क्या क्या हुए अलग अलग जगहों में, कहाँ पे। अब देखो इसमें, देखो ये जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ जगहों को आप मैप पे मार्क नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्यादातर, जैसे अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर आपने हेडिंग डाली, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्लेन मैप है उसमें आपने देखा, अच्छा पोलैंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, फिर आपने एरो बना के मार्क कर दिया कि जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन, इसने अटैक किया इसमें, फिर ये चीजें यहाँ पे हुई। ऐसा अगर आप मैप से मार्क करते पढ़ोगे ना तो बहुत आसान होगा। और अगर आप नहीं कर पाते हो, चिंता नहीं करना, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो नहीं क्योंकि अभी मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी चीजें, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स की एनसीईआरटी, जनरल साइंस की एनसीईआरटी, ये सब कोर्स के माध्यम से आपके कवर होंगे। तो वो तब भी मैं कवर कर दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से कवर होंगे। मेरे खुद के नोट्स बने हैं, मैंने आपको अभी शो किया, सारे नोट साइनॉप्सिस बने। बट अगर ये नोट साइनॉप्सिस मैं आपको दे भी दूं तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में या छोटे में लिखा हुआ है, तो आपको मुश्किल होगी समझने में। तो वो दोबारा से मैप के माध्यम से, मैं जैसे मैप लेके और फिर आपको यहाँ पे करवाऊंगा, तो वो आप खुद ड्रॉ करके इवेंट्स को समझते हुए करोगे ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजिली कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेकिन कोशिश करना, किताब आपको पता है रीड करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें एक चीज ये सब मत करना कि कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या कुछ इधर उधर की चीजें, टाइम बर्बाद नहीं करना। किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो, 2-4 बार पढ़ोगे, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी की तरह लिखी हुई है पूरी, तो लिख लेना। और मैप का जो मैंने आपको बताया, मैप का इस्तेमाल, साइनॉप्सिस कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अटलांटिक चार्टर के वो जरूर से रीड करना। फिर इसमें कई चीजें जैसे स्पेसिफिक मेंशन्ड है, डमबर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस, फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में है ना। फिर उसके बाद वर्ल्ड सिंस 1945, वर्ल्ड सिंस 1945 में वही यूनाइटेड नेशन, कोल्ड वॉर, ये सब मेंशन्ड है। कोल्ड वॉर का जो यूएसए यूएसएसआर के बीच में शुरुआत हुई थी, वो आपको गो थ्रू होना है पूरे अच्छे तरीके से। फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट है, बर्लिन क्राइसिस याद रखना, क्राइसिस इन बर्लिन। फिर चाइना में डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिस्ट विक्ट्री हुई चाइना के अंदर, वो याद रखना है। बगदाद पैक्ट, और इसमें कई ऐसे बगदाद पैक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ नाटो, फॉर्मेशन ऑफ सीटो, ये सब इसमें मेंशन्ड है। फिर अरब वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए, खासतौर से इसराइल फिलिस्तीन को लेके, स्वेज वॉर याद रखना, पूछा यूपीएससी ने। ठीक है, स्वेज वॉर। और एसनहावर डॉक्ट्रिन ये है, अरब इजराइल वॉर के बारे में मेंशन्ड है। मिसाइल क्राइसिस जो आपकी क्यूबा के अंदर हुई थी, वो आपको याद रखना। ये सब टॉपिक उसमें मेंशन्ड है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इवेंट्स मेंशन्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रीड करोगे तो याद रहेगा। फिर उसके बाद इसमें इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है अलग अलग लेवल पे,
फिर उसके बाद एंटी कम्युनिस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हुए, ये आपका है यूरोप में ऐसे ही क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका में क्या डेवलपमेंट हुए ये आपका मेंशन्ड है उसमें, साउथ ईस्ट एशिया और इन सब में क्या डेवलपमेंट हुए ये आपका मेंशन्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें तो पूरी की पूरी जो किताब उसको एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा मैं बता दूं, क्योंकि मेरे भी जो साइनॉप्सिस बने हैं वो लगभग 60 पेज के हैं, 60 नहीं मतलब शायद 40-50 पेज के होंगे। तो वो साइनॉप्सिस बहुत ही शॉर्ट में बनाया हुआ है ना। ये सारे जो साइनॉप्सिस हैं मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरे साइनॉप्सिस एकदम से आप देखोगे ना पूरे ऐसे करके पूरे बने हुए हैं, इस टाइप से पूरी जो साइनॉप्सिस है वो तैयार है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, इतने छोटे में लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही मतलब आसान नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे मतलब मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये चीज ये पूरे इवेंट कर लेना। इसके बाद देखो एक चीज और भी बता देता हूँ जो आपको फोकस करनी है। और ये देखो क्या है, वर्ड हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है कि ठीक है आप क्लासेस व्लासेस तो कर ही लेना, जहां भी आप करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन इस किताब को जरूर से फोकस करना। ठीक है, किताब बहुत मैटर करती है, बुक्स बहुत मैटर करती है, तो उसको बिल्कुल भी मतलब उसको ऐसा इग्नोर नहीं करना है। अब एक चीज और भी याद रखना है कि इसमें कुछ चीजें आपको रीड करनी है। ठीक है, दैट इज दिस कंसेप्ट ऑफ अमेरिकन, मतलब आपको रीड करना अमेरिकन रिवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया है इससे क्वेश्चंस। अमेरिकन रिवोल्यूशन कॉजेस क्या है, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में ये सब कुछ ये आपको याद रखना है ना। क्या कॉजेज हैं, क्या डेवलपमेंट हुए, इमीडिएट कॉज क्या हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में। और उसके बाद आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन भी पढ़ना है। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या कॉजेज है क्या है, इसमें आप चाहो तो कभी खाली बैठो, यूट्यूब में भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या है ना, पर बहुत ज्यादा मत देखना कि मूवी देखने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मतलब आप चाहो तो ऐसा ओवरऑल पिक्चर के लिए देख सकते हो, खाई कभी कभी बोर हो रहा है तो देख सकते हो। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या हुए, और ये देखना कि जब ये रिवोल्यूशन चला, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इसको इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये ध्यान में रखना है। वो भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा इंडिया के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, वो भी माइंड के अंदर आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आपको क्या शुरुआत करनी है एक बार बता दो। देखो आपको मैंने क्या बताया कि आपको सोर्स क्या फॉलो करना है, दूसरा आपको रीडिंग कैसे करनी है, तीसरा आपको साइनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है, साइनॉप्सिस पे क्या फोकस करना है, और शुरुआत कैसे करनी है, साइनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करना है। फिर उसके बाद आपको इन चैप्टर्स पे भी फोकस करना, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो वो क्या है, अर्जुन देव वाली जो एनसीईआरटी है ना, वो मतलब उसमें एक दो कंबाइन करके आपको अगर अमेरिकन रिवोल्यूशन है वो अलग से दे रखा है। ठीक है, कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा, बट ये जो किताब मैंने बताई थी ब्लैक सॉन वाली, उसमें एक साथ दे रखा है सब कुछ, तो उस किताब को रीड कर लेना है। और टारगेट बना के फटाफट इसको रीड करो, और जैसे लगभग 40+ मार्क्स आपके बनते हैं, बट बहुत ज्यादा मतलब करने का कोशिश नहीं करनी है। क्या आप सोचो मैंने किताब पढ़ ले 5 और पढ़ूंगा, कोई बोलेगा ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इससे बचना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, तो मैंने आपके पॉइंट्स बता दिए, इधर उधर की और कोई बात नहीं है। रीडिंग करनी है, अब आपका काम है सेल्फ स्टडी, फोकस करना है। कोई नोट्स कोई साइनॉप्सिस इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, खुद कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं, एक बार की मेहनत है, लेकिन आपका जो क्लैरिटी है वो बेटर होगी जब आप चीजों को रीड करोगे, तो क्लैरिटी बेटर होगी। किताब पढ़ने में देखो ज्यादा समय नहीं लेना है, दिसंबर तक ऐसे सोर्सेस खत्म कर लो। मैंने कहा कि मैं कोर्स के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप उन चीजों को पढ़ लो एक बार, आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है सभी को? आपको कोई प्रश्न है तो मुझे आप पूछो, मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको वर्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में प्रोसीड करना है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया था, PIQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी ये लेकर चलना। ठीक है, इसमें जो वर्ड हिस्ट्री है, एक काम ये भी कर सकते हो, वर्ड हिस्ट्री है, इनके टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लेना एक कागज में,
और जब किताब रीड कर रहे हो तो आपको जैसे वो टॉपिक, जैसे किताब रीड कर रहे हो तो सामने ही वो लिस्ट टॉपिक्स की लिस्टिंग है आपकी। ज्यादा लिस्टिंग भी करोगे तो 40-45 टॉपिक्स हैं, तो आपको रहेगा अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, चाहिए किताब में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, उसको टिक करते जाओ। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आपका माइंड वो टॉपिक्स देख के, जैसे मान लो कोई इंटरकनेक्शन अगर वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स में है तो वो भी करना है। नहीं अभी मैंने तो ऐसा, मैं कोई कोई भी देख लो, ठीक ठाक कोई भी ले लो। वर्ड हिस्ट्री आता है पेपर 1 में, लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कभी 40 नंबर का, कभी 30 नंबर का, कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं 15 नंबर के, कभी 10 और 25 नंबर का आता है। कोई बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आएगा, कभी 3 क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाएंगे, ऐसा 30-40 नंबर होता है। तो पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो वर्ड हिस्ट्री तो, लेकिन आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है, आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई प्रश्न है मुझे बताओ, फिर आप अपने पढ़ने में शुरू करो। अभी किताब बाय करके और पढ़ना शुरू करो। अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये मानकर चलो कि आप मेंस दे रहे हो, ऐसा सोच के चलना है, ठीक है। कोई प्रश्न फटाफट पूछ लो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सभी को? वाई टाइप कर दो एक बार, क्लियर है सभी को? हाँ, अब देखो ये अभी मैं बताता हूं इसमें, इसलिए मैंने पीआईक्यूज बताया है आपको। देखो जो वर्ड हिस्ट्री है ना, वर्ड हिस्ट्री के जब भी आंसर लिखो, आंसर राइटिंग मैं बता देता हूं इसमें। देखो वर्ड हिस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे, देखो आपको ये ध्यान में रखना, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, इसमें आप कोई कहानी नहीं बना सकते हो। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब आप आंसर राइटिंग, इसलिए मैंने पीआईक्यूज को क्वेश्चंस बताया, तो यहाँ पे मतलब जब भी वर्ड हिस्ट्री के आंसर लिखो ना, कोशिश करो पैराग्राफ फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखो आप, ठीक है। जैसे कोई भी प्रश्न है उसको आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, स्मॉल पैरा, है ना। और जब आप एंडिंग करते हो तो 2 लाइन ऐसे लिख के एंड करो। शुरुआत आप वैसे ही कर सकते हो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वो रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं जो बता देता हूँ 2023 के, अभी देखो मैं अभी आपको, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन बाकी जगह तो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जैसे सोसाइटी का क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप मुझे लिख देना। तो आप जो लिखोगे उसको मैं इवेलुएट भी कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जैसे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के हैं, तो अभी जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, आप लिखोगे तो मैं उसको इवेलुएट, देखो वर्ड हिस्ट्री का आप आंसर नहीं लिख पाओगे जब तक आपने पढ़ा नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। नहीं वो जब, अभी ऐसे वाला थीम आएगी तब डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो बोल रहा हूँ उनको उनको कंप्लीट करो पहले। अभी हॉच पॉच नहीं करना कि ये भी सर बता दो, ये भी कर दूं, वो कर दूं, कंफ्यूज हो जाएगा। अभी हमारा थीम आ चुका, इसलिए मैं थीम बेस्ड अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मैं एक थीम बेस्ड अप्रोच लेके, और आपका होमवर्क है, ठीक है, और उसको खत्म करना है। जो जो चीज बोला गया उसको कंप्लीट करना है, ये आपको ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़ना जरूरी है। आप अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे तो यहाँ पे क्या है, जहां जरूरत होगी कोर्स के माध्यम से मैं कराता जाऊंगा, जहां जरूरत होगी आप किताब के माध्यम से पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन किताबों को बाहर नहीं फेंकना है, किताबों पे फोकस रखना है, ये ध्यान में रखना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। सभी लोग कंप्लीट कर लेना वर्ड हिस्ट्री की, ये जो किताब का नाम मैंने बताया है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेना, प्लीज मिस मत करना। जो जो चीजें टारगेट दी जा रहा है उसको कंप्लीट करना। आपका टारगेट इस वीक का है, आपको वर्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी 3 रीडिंग करनी है, वर्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी की 3 रीडिंग करनी है, ये आपका टारगेट है, ये ध्यान में रखना है। थैंक यू।
ये वीडियो है आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो कि प्रीलिम्स विजय सीरीज़ नाम से। इसमें टोटल आपके 30 टेस्ट हैं, एक टेस्ट हो चुका है। आप जब जुड़ेंगे तब आप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले तो 1000 से ऊपर पेजेस का के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ में टेस्ट होंगे। इसमें जो टेस्ट आपके होंगे, पहले हम लोग जो कंटेंट शेयर करेंगे उसका आप लोग को पूरा टेस्ट अच्छे से देना, अच्छा परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एडवांस करंट अफेयर दोनों से क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस करो। देखो जो कंटेंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट है, उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है और फिर टेस्ट देना है। तो इससे आपका रिवीजन होगा और साथ में जो फुल लेंथ टेस्ट, लास्ट के 10-12 टेस्ट फुल लेंथ होंगे, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अगर इनमें आप एवरेज मोर देन 40% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जुड़ने के लिए saurabhpandeyupsc.com में जाएं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में आपके टेस्ट शेड्यूल होंगे, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे मैं 2 दिन पहले आपको शेड्यूल का और सिलेबस दे देता हूँ। इसके बाद देखो ये कुछ टेस्ट के रेफरेंस दिए हुए हैं कि कैसा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टडी मटेरियल्स अभी 7 सेट अपलोड हुए हैं। मैं आपको सेट दिखाता हूँ। ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो यहाँ पे ना, तो ये जैसे पूरे के पूरे आप देखोगे तो ऐसे नोट्स रहेंगे पूरे 2 साल के ऑलमोस्ट आपके कंटेंट आपके पास रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा। इनको अच्छे से पढ़ोगे, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कहीं से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मानो कि हाई लेवल के टॉपिक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब है। तो कोशिश ये है कि 2 साल का ऐसा कंटेंट बना बना के आपको दिया जाए। तो ये टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही सिर्फ जो है इंक्लूडेड होगा। और फिर आपके क्या टोटल 30 टेस्ट होंगे। तो जैसे मान लो जैसे इसमें मैंने सिलेबस आपको दे दिया, इसमें टेस्ट 1 शेड्यूल बोल दिया, 3 सेट स्टडी मटेरियल जो अपलोड होंगे वो आपको कंप्लीट कर लेने, ये मेंशन्ड है। ऐसे टेस्ट 2 का शेड्यूल आएगा, ऐसे ही करके। तो आपको ये पहले ये ख़त्म हम करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं पहले टेस्ट के माध्यम से इनको कवर कराऊंगा और फिर आपका जो पूरा स्टैटिक और ये पार्ट उसको लेकर चलेंगे। तो वो टेस्ट भी आपके रहेंगे। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत प्रीलिम्स विजय सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्वाइन जरूर से करना है।